बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं गुलाम मुस्तफ़ा चौधरी प्रोग्राम सियासत और अवाम के साथ हाज़िर हूँ। नाज़रीन, 5 जुलाई 1977 तारीख का वो स्याह दिन है जब एक डिक्टेटर ने अवाम की मुंतखब जमहूरी हुकूमत का तख्ता उलट कर इक़्तिदार पर कब्ज़ा कर लिया था और उस वक़्त के मुंतखब वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को बरतरफ करके मुल्क में तीसरा मार्शल लॉ नाफिज कर दिया था। बाद अज़ान ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को कत्ल के एक केस में गिरफ्तार करके फांसी दे दी गई। 5 जुलाई 1977 को मार्शल लॉ लगाकर जमहूरी सफ़र को रोक कर मुल्क को आमरीत की तारीकी में धकेल दिया गया, जिससे जमहूरी सियासत की बुनियादें हिल कर रह गई। आमरीत का ये तारीख दौर 11 साल तक रहा। इस दौरान जमहूरियत की बहाली की जद्दोजहद करने वालों को कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त करना पड़ी। ये अमर काबिल ज़िक्र है कि बहाली जमहूरियत की जद्दोजहद में तमाम तबकात के अफराद ने भरपूर हिस्सा लिया, जिनमें ख़वातीन, वकला, सहाफ़ी, दानश्वर, शौरा, मजदूर, किसान और सियासी कारकुन शामिल थे। गर्ज के पाकिस्तान की तमाम नुमाया जमातें, जिनमें पीपल्स पार्टी सबसे आगे थी, उन्होंने इस जमहूरी सफ़र में भरपूर किरदार अदा किया। इसलिए 5 जुलाई को स्याह दिन करार दिया जाता है, क्योंकि इस दिन एक मुंतखब हुकूमत को ख़त्म करके जमहूरियत के आगे रुकावटें खड़ी कर दी गई और आमरीत ने पूरी तरह अपने पंजे गाड़ लिए। नाज़रीन, आज हम HRW न्यूज़ के प्रोग्राम सियासत और अवाम में इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे। आज के प्रोग्राम में हमने 2 मेहमानों को दावत दी है जो कि इस मौका पर अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। तो हमारे पहले मेहमान, मैं जिनका तारफ़ कराना चाहूँगा, वो मियाँ मोहम्मद बशीर एडवोकेट हैं। वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर वकील हैं। इसके अलावा मियाँ साहब सियासत में एक अहम मकाम रखते हैं। उन्होंने ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ के दौर में जमहूरियत की बहाली की तारीख में भरपूर हिस्सा लिया। कई बार वो इस दौरान गिरफ्तार हुए और यहाँ तक कि शाही किला में भी नज़रबंद रहे और कैदोबंद की सोबतें और अज़ीतें बर्दाश्त की। तो आज के हमारे पहले मेहमान मियाँ मोहम्मद बशीर एडवोकेट हैं। अब मैं अपने जिस मेहमान दूसरे का तारफ़ कराऊँगा वो हैं रूबीना चौधरी, जो कि सियासत में फ़ाल हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कल्चर विंग की जॉइंट सेक्रेटरी भी हैं। इसके अलावा वो समाजी कामों में बहुत पेश रहती हैं और उनकी अपनी एक NGO आंचल फाउंडेशन है जिसकी वो चेयरपर्सन है, और इसके अलावा वो कई समाजी प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही हैं। तो आज के हमारे प्रोग्राम में हमारी दूसरी मेहमान रूबीना चौधरी हैं। हम आज के प्रोग्राम में अपने दोनों मेहमानों को खुश आमदीद कहते हैं। आपका बहुत शुक्रिया जी, आप तशरीफ़ लाए। तो मियाँ साहब आपका हाँ जी। तो अब हम अपनी जो गुफ्तगू है इसका बाकायदा आगाज़ करते हैं। आज का जो हमारी गुफ्तगू का जो मौजू है वो ये है कि 5 जुलाई 1977 का जो इक़दाम है उसके जमहूरियत पर क्या असरात हैं। तो इस सिलसिले में हम मियाँ मोहम्मद बशीर साहब से ये जानना चाहेंगे कि वो इस हवाले से हमारे नाज़रीन को बताएं कि ये जो मार्शल लॉ 5 जुलाई 77 को लगा था उसने जमहूरियत को किस हद तक अफेक्ट किया और उसके क्या क्या असरात मरतब हुए। 5 जुलाई 1970 पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दिन है। एक जमहूरी हुकूमत को जो जिसके सरबराह वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो थे, वो एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थे, उसकी हुकूमत का तख्ता उल्टा। इसकी बहुत बड़ी बैकग्राउंड है, ये कैसे तख्ता उल्टा गया। माशाल्लाह जमहूरियत का खात्मा ही था। जमहूरियत को ख़त्म करके तो वो सबसे बड़ी बात ये है
कि मार्शल लॉ जो है उसमें लोगों को बोलने की इजाज़त नहीं थी, आइन को सस्पेंड कर दिया गया, फंडामेंटल राइट्स भी सस्पेंड हो गए। अगर कोई बात करता तो उसको मार्शल लॉ रेगुलेशन के तहत एक इन्होंने मार्शल रेगुलेशन 1333 निकाला था, कोई बंदा मीटिंग नहीं कर सकता था, अगर मीटिंग करता उसमें उसको पकड़ लेते, समरी कोटें लगी और कई पीपल्स पार्टी के वर्करों को, गरीब लोगों को वो सजाएं मिली और बहुत जुल्म किया गया। मार्शल लॉ के इतने असरात हैं कि वो लोग जो है, लोगों की फैमिलीज बर्बाद हो गई, लोग तबाह बर्बाद हो गए और इस मुल्क में जब सियासत का जनाजा निकाल दिया गया। अब हम ना अपने दूसरे सवाल की तरफ आते हैं जो कि मैडम मीना चौधरी से हम करेंगे। मैडम, आप ये हमें बताएं कि ये जो 5 जुलाई 1970 था, इसकी जब मार्शल लगा तो इसके खिलाफ एक तहरीक चली। इस तहरीक में ख़वातीन ने भी बहुत भरपूर किरदार अदा किया और ऐसी भी कई ख़वातीन हैं जो जेलों में रही और शाही किला में भी हो रही। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप क्या समझती हैं कि ये जो मार्शल लॉ लगा था 5 जुलाई, इसने किस हद तक जमहूरियत को जो है ना वो इफेक्ट किया और इसके क्या असर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया करूँगी आपने हमें अपने चैनल पर बुलाया ऐसी बात के लिए कि जो ना सिर्फ कि हमारे लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक ऐसा वाक़या है जिसे हम भूल नहीं सकते, क्योंकि ये ब्लैक डे के नाम से पहचाना जाता है। तो ब्लैक डे का मतलब है काला दिन, स्याह दिन। तो जमहूरियत का जहाँ तक होना बहुत ज़रूरी है। आप देखिए जितने भी पूरी दुनिया में जमहूरियत को यूज़ करते हैं, जमहूरियत के लोग आते हैं तो वो तरक्की करते हैं। अगर मार्शल लॉ लग जाए तो मतलब कि सारे निज़ाम को हम लोग एकदम से ख़त्म करने की कोशिश हो जाती है। बताया कि बहुत सारी ख़वातीन पर जुल्म हुआ, बहुत सारे माँ के बच्चे इस दुनिया से चले गए, ऐसे कवानीन जो उनके ऊपर लगे थे कि कोई बात करने तक भी उनके ऊपर कोड़े मारने की और बहुत सारी सज़ाएँ, इस सारे मार्शल लॉ लगने के नुकसान हैं। अगर जमहूरियत आज चल रही है तो जमहूरियत में बहुत सारे फ़ायदे हैं। हम सब मिलके पाकिस्तान की जमहूरियत को आगे बढ़ाते हैं। एक ही इंसान मार्शल लॉ पे अगर डिपेंड करता है तो मेरे ख्याल में उसके जो नुकसान आज से पीछे 77 में चले जाए तो जितना नुकसान बढ़ा हुआ है वो आज तक नहीं हम उस लॉस को भर सके, उन लोगों को वापस नहीं ला सके, उस बिज़नेस को तबाह हुए को नहीं ला सके, उन खूबसूरत चीज़ों को वापस नहीं ला सके। लेकिन फिर भी दिलों में अफसोस है उन माओं के लिए जिन्होंने जेलें काटी। माशाल्लाह लगे एक खौफनाक सीज़न चला। इसमें ये कि जमहूरियत के तमाम जितने डायमंड थे, जितने गोल्ड हमारे यहाँ पे थे, वो इस तरह से हुआ कि हम लोग काम तो करना चाहते हैं लेकिन हमारी बाउंड्री नहीं है कि हम आगे, हम अपनी बाउंड्री को तोड़ के हमारी ख़वातीन, हमारे बेटे, हमारे जितने भी बड़े बुजुर्ग थे, जितनी कुर्बानी उन्होंने दी वो मार्शल लॉ लोग के वो सबको एक बंद कर दिया गया। आपने एक्सप्लेन किया इस बारे में, तो मियां साहब हम ना आपसे ये बात करेंगे कि जो मार्शल लगता है उसके कई अवामल होते हैं। तो जैसा कि अभी आपने ये बताया था कि इसके बैन अवी भी हालात थे, कुछ दूसरे भी मामला थे, क्या आप ये भी समझते हैं कि क्या मार्शल जब लगता है तो उसमें कोई सियासतदानों की गलतियाँ कोताहियाँ भी होती हैं कि जिसकी वजह से, जैसे अभी आपने इशारा किया था कि वहाँ पर एक इत्तेहाद बना, तो ये कोई एक वजह तो बनती है ना, तो इस बारे में आप मुख्तर तौर पर हमारे साथ ये मार्शल लॉ जब लगाया गया 11 लाख में या उससे पहले यूँ का मार्शल लगा, उसमें लोगों का, कुछ लोगों को, सियासी लोगों को उनकी भी गलतियाँ होती हैं, उनको साथ मिलाया जाता है, वरना वो कामयाब मार्शल लॉ ना। अगर सारे लोग, सारी सिविल सोसाइटी और तमाम सियासी पार्टियां स्टैंड ले जाएं तो फिर तो मार्शल लग ही नहीं सकता। ये मार्शल जो है वो उसी वक्त लगता है जब सिविल सोसाइटी से और जब खास तौर पे पॉलिटिकल लोग उसको सपोर्ट करें तो फिर उनको मौका मिलता है मार्शल लगाने का। उनका भी कसूर है, उनका भी कसूर है और वो क्योंकि वो हालात पैदा करते हैं और वो मार्शल को दावत देते हैं, इसलिए उनको लगाने में आसानी होती है और वो सपोर्ट मिलती है, इसलिए मार्शल वो जारी रहता है। वरना अगर ये लोग ना सपोर्ट करें तो फिर मार्शल लगाना बहुत मुश्किल होता है। ठीक, आपने बड़ी अच्छी तरह ये हमारे नाज़रीन को बताया और ये एक हकीकत है कि मार्शल लगने में उसी वक्त वो कामयाबी उनको होती है किसी भी डिक्टेटर को जब उनको कोई पॉलिटिकल सपोर्ट कहीं से मिले।
तो इसके लिए सियासतदानों को भी सोचना होगा। मैडम, अब आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि ये जब मार्शल लॉ लगता है उसके असरात तो हर शोबे पर होते हैं, मुल्क की तरक्की भी रुक जाती है और उसके जो माहौल हैं वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। और आज हम ये देखते हैं कि इस मार्शल लॉ ने हमें जो है ना वो कई तोहफे दिए, उसमें एक ये हेरोइन और क्लाशनकोफ का कल्चर आया, उसके अलावा यहाँ पर फ़िरका बंदी और लसानियत पैदा हुई। तो आप क्या समझती हैं कि अब हमें जमहूरियत को मजबूत करने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले देखिए खान साहब आए, उन्होंने बहुत सारे इकदाम किए हैं, ऐसे काम किए, ये जमहूरियत भी लेके चलने वाली बात है, इसी को स्ट्रॉन्ग करने वाली बात है। अगर इंसान के अंदर ये चीज़ आ जाए कि हमें जमहूरियत में स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी सर ने बड़ी खूबसूरत बात की कि अगर पॉलिटिकल लोग ये अपनी दावतनामा ना देते, अगर वो मजबूत रहते तो मे भी कि कभी मार्शल लॉ लगता ही ना। अगर ये सारे एक मिलजुल के प्लान करें एक अपने पाकिस्तान तक बचाने की खातिर, जैसे आपने कहा कि क्लाशनकोफ जैसे हीरोइन जैसी चीज़ें दीदी, ड्रग्स इतना अवेयर हो गया है, बच्चों को पता है ड्रग्स क्या है, जबकि पहले हमें पता है कि जब हमारे बड़े थे तो वो सिगरेट से भी बहुत छुप के पीते थे, सामने नहीं किया जाता था। और अब तो ये ट्रेंड बन गया कि जिसके हाथ में सिगरेट है वो सबसे ज़्यादा है, और जिसके हाथ में सिगरेट नहीं है, ये क्या चीज़ें हैं। मतलब कि उस वक्त के असरात जो हैं मार्शल लॉ में जो चीज़ें आई हैं, वो आज हमारे फ्यूचर के जो बच्चे हैं और आने वाला जो हमारा फ्यूचर है वो भी इसमें बिल्कुल एक दस गया इन चीज़ों में। तो मैं ये समझती हूँ कि जमहूरियत के लोगों, जमहूरियत को चलाना ये एक ऐसा काम है कि जितनी जमहूरियत हमारी स्ट्रॉन्ग होगी, हमारी ख़वातीन मजबूत होंगी, बिजनेस स्ट्रॉन्ग होंगे, कंपनीज चलेंगी, और ये पाकिस्तान को एक बिग बिजनेस मिलेगा। और जहाँ पाकिस्तान को बड़ा बिजनेस मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें डेवलप होगी, तो मैं भी कि जमहूरियत चलाने के साथ साथ पाकिस्तान का कर्जा भी ख़त्म होगा, क्योंकि जमहूरियत को चलाने के लिए मार्शल लॉ की तरफ जाना नहीं चाहिए। हमें अपनी ही कंट्री को, अपनी ही फैसिलिटीज़ को, अपने ही लोगों को मजबूत बनाना चाहिए। तो इसी से जमहूरियत मेरा ख्याल बनती है, इसी से हम लोग मजबूत होंगे। जमहूरियत का दौर है, अगर मार्शल लॉ लगता तो शायद कि पता नहीं क्या से क्या हो जाता, लेकिन हम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जमहूरियत का चलना, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बहुत कंट्रोल है, बहुत अच्छे वक्त चल रहे हैं। और मैं समझती हूँ जहाँ पे मार्शल लॉ लगते हैं वो काफ़ी लोगों को आप हालात देख लें, और जहाँ जमहूरियत है आप उनके हालात कंपेरिजन करें। बहुत अच्छी तरह आपने ये एक्सप्लेन किया और ये बताया कि जमहूरियत में क्या क्या फ़ायदा है। मियां साहब, हम ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह मार्शल लॉ के नुकसान कई हैं, इस तरह ये भी देखने में आया है कि मार्शल लॉ में अदम बर्दाश्त भी जो है वो पैदा हुई है, अब इनटॉलरेंस आ गई है। और ये भी उसके बाद ही हमने देखा है 1970 के बाद ये चीज़ें, एक इनटॉलरेंस और फ़िरकाबंदी और लसानियत, अब इन चीज़ों के वजह से मुल्क की तरक्की जो है इंतहाई इफेक्ट करती है। इसकी कैसे रोकथाम होगी? देखिए, इंडिया में कभी मार्शल लॉ नहीं है। उसकी मेन वजह ये है कि वहाँ लोकल बॉडी के अदारे हैं। जमहूरियत को अगर हमने इसको लोकल बॉडी का निज़ाम जोड़िया, और वो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड है, दैट इज मस्ट। और वो अगर नहीं है, लोकल बॉडी का निज़ाम नहीं लाया जाता या नहीं तो लाना चाहता, तो इसका मतलब वो आइन की खिलाफवर्जी करता है। क्यों रखा गया है? इसलिए रखा गया है कि जमहूरियत को सिर्फ एक ऊपर नहीं रहना चाहिए। जमहूरियत को बाकायदा उसके जो मफादात, उसके फ़वाइद हैं वो आवाम तक पहुँचने चाहिए। वो उस वक्त ही पहुँच सकते हैं कि जब जमहूरियत यूनिट की सतह पर बहाल हो। यही बहुत ज़रूरी है। और ये क्योंकि मार्शल लॉ एक लंबे अरसे तक मार्शल लॉ रहा, इस वजह से उसके असरात जो है वो आस्ता आस्ता ख़त्म होंगे, और जो असरात ख़त्म होंगे तो हमारी जमहूरियत आगे चलेगी और तरक्की करेगी। और इंशाल्लाह, मगर ये जमहूरियत में एक कंटिन्यूटी रहनी चाहिए, बाकायदा तौर पर उसको टेन्योर पूरा होना चाहिए, और टेन्योर के साथ वो जो आगे वो पूरा करेंगे, टेन्योर करेंगे, लोकल बॉडी के अदारे बनेंगे, जमहूरियत मजबूत होती चली जाएगी। फिर किसी को मार्शल लगाने की जरूरत नहीं होगी। जमहूरियत में ही हमारा सब कुछ है, उसमें हम अपनी बात को कन्वे कर सकते हैं, उसमें तरक्की कर सकते हैं। आज जमहूरियत जो जमहूरी मुल्क है वहाँ तरक्की है, और आपकी दुनिया में भी आपकी इज्जत कदरों
कदर मंजिलत होती है। डिक्टेटरशिप का वो ज़माना ख़त्म हो गया। सियासी लोगों को सोचना है कि उन्होंने इसको आगे किस तरीके से यहाँ पर जमहूरियत को मज़ीद मजबूत बनाना है और मजबूत बनती चली जाएगी अगर ये अदारे कंटिन्यूसली अपने आइन के मुताबिक काम करते रहे। बहुत अच्छी तरह आपने बताया कि मुल्क में जो जमहूरियत है इसको कैसे मुस्तकम किया जा सकता है और क्या क्या वजूहात हैं इस मुल्क में माशाल्लाह की। अच्छा, जैसे अभी सर ने बात की तो देखिए माशाल्लाह जब लगा तो उसके 90 डेज़ थे, उसकी एक लिमिट थी कि 90 डेज़ तक आप इसके रिस्पॉन्स को देख कर तो उसको क्या करना चाहिए फिर फैसले होते हैं। लेकिन ये 11 साल तक बर्दाश्त किया था माशाल्लाह, 11 साल एक लॉन्ग टाइम है। तो जब ये चला तो पाकिस्तान की जमहूरियत तहस नहस हो गई। इसमें आने वाले कितने भी शोबे ख़वातीन में जितनी ख़वातीन थी, जितने बिजनेसमैन थे, जितने लोग थे, तो जमहूरियत को बहुत नुकसान हुआ उसमें। हाँ मैडम, मैं ये आपसे अर्ज़ करना चाहूँगा कि जिस तरह जो जमहूरियत के लिए ये लोगों में अवेयरनेस की भी ज़रूरत है और अवेयरनेस तभी आती है जब मुल्क में एजुकेशन का फ़रोग़ हो। तो ये है कि हमारे मुल्क में एक बड़ी तादाद ख़वातीन की है। क्या आप समझती हैं कि हमारी ख़वातीन में अवेयरनेस की ज़रूरत है और ख़वातीन को एजुकेट करना चाहिए? और इसके अलावा ये भी है कि और ख़वातीन को सियासत में भी इंटरेस्ट पैदा करना चाहिए और सियासत में ज़्यादा से ज़्यादा आना चाहिए ताकि ये इस मुल्क को एक जमहूरी जो है ना सेटअप मजबूत जो है ना वो मिल सके। इस बारे में ज़रा कुछ आप जी, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। देखिए ख़वातीन में से पहली तो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा थी जिन्होंने जमहूरी जो इक़दाम थे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। एक औरत ने बताया कि औरत जितनी पढ़ी लिखी होगी, एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है। जब तक कि आप एजुकेटेड नहीं हो, आपको अवेयर नहीं है कि आपने किस वे में जाना है। अब जैसे सिंपल सी एक मिसाल है कि अगर गाड़ी चलाने की प्रैक्टिस नहीं लेंगे तो मे भी कि आप गाड़ी नहीं चला सकेंगे। अब बाइक चलाने वाला गाड़ी पे, गाड़ी वाला बाइक पे नहीं जा सकता। पूरे मुल्क की जमहूरियत को चलाने के लिए इसके तमाम रूल्स, इनके तमाम फंक्शंस और इसके तमाम जितने भी इसकी प्रॉब्लम्स हैं, इनको जब तक आप स्टडी बेस पे नहीं लेते हो, पढ़े लिखे नहीं होते हो और आप किसी चीज़ को जब समझते नहीं हो तो आप कैसे कर सकते हो। और आपने कहा कि क्या एजुकेशन ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है। ना सिर्फ के मर्दों के लिए, बेटियों के लिए भी एजुकेशन उतनी ही ज़रूरी है, उतनी इम्पॉर्टेंट है जितनी कि एक बेटे के लिए ज़रूरी है। अगर आज की ख़वातीन आगे लगी हुई हैं और वो सियासत में भी उतने ही कदम रख रही हैं जितने के मर्द हैं। आज आप देख लें कि जितने असम्बली में और जितने पॉलिटिकल लाइफ में और जितने ज़्यादा प्रोफेशन में ख़वातीन बढ़ चढ़ के काम कर रही हैं, मे भी इतने स्टडी पे जितनी लड़कियाँ A ग्रेड लेती हैं, A+ लेती हैं, उतने बॉयज़ नहीं। क्योंकि उनका रुझान है कि हम भी आगे बढ़ें, अपने मुल्क की अपनी जमहूरियत को स्ट्रॉन्ग बनाएं। और मेरा ख्याल है कि स्ट्रॉन्ग करने के लिए यही गुडविल है कि हम लोग एजुकेटेड हो, हमें पढ़ना ज़रूरी है, हमारी नस्लों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और यही एक सबसे बेस्ट है जमहूरी जो हमारे बहाली का एक तरीका है। जमहूरियत की बहाली की इसी तरह होती है कि हम लोग बढ़ चढ़ के इसमें ऐसे इक़दाम करें, ऐसे स्ट्रॉन्गर्स करें, ऐसे काम करें कि हमारी अवेयर होनी चाहिए। अगर पढ़े लिखे लोग ना होते आज मेरा ख्याल में कि वो इतना कुछ करते नहीं। इसके लिए पढ़ना और एजुकेटेड होना ये बहुत ज़रूरी एक हमारी जमहूरियत को चलाने का सिलसिला है। जी बिल्कुल, आपने बजा फरमाया कि एजुकेशन जो है ये ना सिर्फ मुल्क की तरक्की और बल्कि जमहूरियत के इस्तेकाम के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो मियाँ साहब, हम जैसे बात कर रहे थे, अभी मैडम ने भी बताया कि एजुकेशन कितनी ज़रूरी है जमहूरियत के लिए और इस मुल्क के इस्तेकाम के लिए। तो हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि मियाँ साहब वो क्या अवामिल हैं जिनको इख्तियार करके इस मुल्क में माशाल्लाह का रास्ता निकल जा सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा जमहूरियत को मुस्तकम किया जा सकता है? ये मैंने पहले भी बात की है कि ये अदारे जो हैं जमहूरी अदारे, लोकल बॉडी से लेकर प्रोविंशियल असम्बली, फिर आ जाती है नेशनल असम्बली, फिर सेनेट। इन अदारों को मजबूत करना चाहिए और ख़ास तौर पर पार्टियों को भी अपने पार्टीज़ में इलेक्शन होने चाहिए। वहाँ पर भी जमहूरियत का होना ज़रूरी है। अगर जमहूरियत को आगे लेके जाना है तो फिर पार्टियों में भी इलेक्शन होने चाहिए ताकि जो इलेक्टेड लोग आगे आएँ। तो पार्टियों में हम देखते हैं कि पार्टियों में इलेक्शन ही भी लोग कराते हैं, फिर अपनी मर्जी के लोगों को देते हैं, वो भी एक किस्म की डिक्टेटरशिप है। वहाँ पर जो है सबसे बड़ा जिम्मेदारी पॉलिटिकल पार्टियों की है कि वो जो इलेक्शन में लोग भेजते हैं वो पढ़े लिखे
और साथ हो जाए, अपना कैरेक्टर भी सही हो, कंडक्ट वाले भेजे, बाकिरदार लोग भेजे। अगर बाकिरदार लोग जाएंगे तो फिर वो जहाँ पर असेंबलियाँ जो है वो प्रॉपरली काम करेंगे। और नंबर 1 वो करेंगे जिनका आवाम के साथ तल्लुक है, उन लोगों को आगे आना चाहिए, ताकि आवाम को, असल तो आवाम है जो वोट दे के हमें, और हम सबको ऊपर हुकूमत पे भेजते हैं, हुकूमत बनाने की हमें दावत देते हैं। अगर आवाम के काम ना हो और एक अशराफिया ऊपर अपनी काम करती रहे तो वो मैं समझता हूँ वो सही जमहूरियत नहीं है। जमहूरियत मैच्योर उसी वक्त होती है जबकि आवाम जो है उसे एक्सेप्ट करे, और फिर जब जमहूरियत मैच्योर होगी, ज्यादा से ज्यादा अदारे आगे मजबूत होते जाएंगे। आपने देखा मगरब में, यूरोप में, वहाँ पर वेलफेयर स्टेट कैसे बनी, वो जमहूरियत को मजबूत किया और फिर उन्होंने टैक्सेशन के निज़ाम को वो रेगुलराइज करके, वो लोग हैं उनकी जिम्मेदारी है कि अपना नौकरी दी जाए हर बंदे को। जब तक नहीं उसको मिलती मुलाजमत, तो उसको करना, उसके अपना देना, वजीफा देना या उसको करना उसकी जिम्मेदारी है गवर्नमेंट की, स्टेट की जिम्मेदारी होती है। आप स्वीडन चले गए और जिसको स्कैंडिनेवियन कंट्री कहते हैं, तो वो क्यों वहाँ पर जो है जमहूरियत के असरात सही तौर पे वहाँ पर पहुंचे हैं। हमें भी ये चाहिए कि जमहूरियत के जमहूरी अदारों को मजबूत बनाएं, वहाँ पर ईमानदार लोगों को लेके आए, पार्टियां अपने इलेक्शन कराएं और पार्टियों में बेहतर लोग लेके आए, ताकि कंपटीशन में होता जाएगा तो फिर हम लोग भी वहाँ पर पहुँच जाएंगे जहाँ जमहूरियत जो है सैकड़ों साल से वहाँ पर मजबूत हुई है। हमें अब इसको जमहूरियत को कंटिन्यू रखना चाहिए। जब ये कंटिन्यू होगी तो इंशाल्लाह तो मार्शल बिल्कुल आ ही नहीं सकता। जी, आपने दुरुस्त फरमाया कि जो जमहूरियत का तसलसल है वही मार्शल के रास्ते की रुकावट है, तो लिहाजा जमहूरियत का तसलसल रहना चाहिए। तो मैडम आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो हम लोग, और एक ये कंफर्म राय है कि जो तरक्की और खुशहाली जो है इन लोगों की जमहूरियत में मुमकिन है, तो लेकिन ये जब हम ये भी देख रहे हैं कि जमहूरियत भी आती है तो लोगों के मसाइल हल नहीं हो रहे, तो क्या वजह है कि ये लोग जो है वो क्यों नहीं जमहूरियत के सम्राट लोगों तक पहुँच रहे हैं? बड़ा अच्छा आपने सवाल किया, ये बहुत ज़रूरी था लोगों को ये सुनना भी कि जमहूरियत में लोग क्यों, यानी कि इसको असरात को मजबूत नहीं बना पाते। जब एक आप भी सर ने बड़ा अच्छा सवाल किया कि जब हम लोग ऑनेस्ट लोग नहीं रखेंगे, हम लोग कुछ मिक्सअप कर लेते हैं। अब एक महकमे में 10 बंदे बैठे हैं, 3 बहुत अच्छे हैं और 7 जो है बहुत अच्छे नहीं हैं। अब 3 तो बहुत ऑनेस्ट हैं, ना वो रिश्वत लेते हैं, ना वो अपने काम से हटकर कोई किसी भी किस्म की गद्दारी करते हैं, कोई बेईमानी करते हैं। लेकिन जो 7% है, अगर उनमें से कोई रिश्वत ले रहा है, किसी अपने बंदे को ओबलाइज कर रहा है, तो ये मतलब कि जमहूरियत तो खुद खराब करने वाली बात है ना। इसी बेस पे आ जाए कि अगर लोगों को, अगर एक अच्छा कोई आपको जमहूरियत चलाने वाला कोई आपका कोई अच्छा मेंबर मिल गया, कोई अच्छा नेबर ही लगा रहा है, अगर आपका नेबर बहुत अच्छा है तो आप उसके साथ सपोर्ट करो, आप उसको स्ट्रॉन्ग करो, ना कि उसके जो इर्द के लोग हैं उसके मुखालिफ आप उन्हें भी समझाओ कि भाई एक बंदा अच्छा काम कर रहा है, हम सबको इसके साथ सपोर्ट करना चाहिए। अगर हमारी आवाम खुद स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, अगर हमारी आवाम खुद कुछ करेगी नहीं, तो सर ने कहा कि एक दिन ऐसा आएगा कि हम खुद दावत देते हैं, हम अपने बुरे कामों के लिए दावत भी खुद देते हैं और फिर पछताते भी खुद हैं। अगर हमें अपनी जमहूरियत का निज़ाम बनाना है, मजबूत बनाना है, तो हमें मजबूत बनकर ही सारे काम करने चाहिए, ना कि आज हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, घर जाके हम कुछ और। और इन्होंने कहा कि इलेक्शन होने चाहिए, एक बहुत बड़ी बात है, इलेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। इससे कंपेयर करने से जो हमारे डिज़र्व पर्सनस हैं, जो डिज़र्विंग है, कि जिनको आगे लाना चाहिए, हमारा पाकिस्तान इतनी सारी नेमतों से, इतनी सारी खूबियों से, इतनी सारी चीज़ों से भरा पड़ा है। अल्लाह की ख़ास रहमत है, हमारे प्यारे नबी की ख़ास रहमत है कि हमारे मुल्क में बच्चों से लेके खाने से लेके रहने तक पूरी दुनिया की ज़्यादा उतनी नेमतें नहीं है जो पाकिस्तान में बनी। यहाँ का बंदा भूखा नहीं मर सकता, बहुत मेहनती है। लेकिन जो रूल्स इन्होंने बताए कि बाहर की यूरोप कंट्री में जमहूरियत को देखा जाए तो वो जमहूरियत नज़र आती है कि वहाँ स्कॉलरशिप लगती है, ज़रूरतमंदों की खिदमत की जाती है और ज़रूरतमंदों के महीना जो उनका वो वजीफ़े लग जाते हैं। अभी बच्चा पढ़ रहा है, 18 एज होती है तो मैसेज पहुँच जाता है 18 हो गया, अब यहाँ शिफ्ट कर रहे हैं, अब 20 हो गया, अब यहाँ कर रहे हैं, अब इसकी इंटर्नशिप है, अब इसके बाद इसकी जॉब है, यहाँ जॉब तक नहीं मिलती। अगर हमारी जमहूरियत में ये चीज़ें, कुछ रूल्स बन जाएँ, कुछ चीज़ें बन जाए, तो मैं कहती हूँ कि हमारे पाकिस्तान के जैसी दुनिया में कोई ऐसा मुल्क ही नहीं हो सकता।
जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया कि तभी यहाँ पे खुशहाली आ सकती है, लोगों के मसाइल हल हो सकते हैं जबकि उसको संजीदगी से लिया जाए और जो मसाइल हैं उन पर गौर खोज किया जाए और उन वजूहात को ख़त्म किया जाए जो कि लोगों के मसाइल। तो लोग बड़ी परेशान हो गए, अब लोग हैंड टू माउथ हो गए लोग। आखिर में हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस बात में तो दो राय नहीं है कि लोगों के जो मसाइल है और मुल्क की तरक्की है वो जमहूरियत से ही मुमकिन है। तो आज हम देख रहे हैं कि लोगों के जो मेन मसाइल हैं वो सेहत है, वो हेल्थ है, वो रोज़गार है और लॉ एंड ऑर्डर है। तो क्या क्या वजह है कि ये जमहूरियत भी है और ये लोगों का ये मसले लोगों के दरपेश हैं। तो इन लोगों के मसाइल के लिए क्या करना चाहिए ये जमहूरियत को कि वो लोगों के जो ये संगीन जो मसाइल को दरपेश हैं उनसे वो छुटकारा पा सकें। बात ये है कि जब तक अवामी लोग वहाँ पर जमहूरियत में और जो जमहूरी अदारे बनते हैं असम्बलियों में अवाम के नुमाइंदे नहीं जाएंगे तो अवाम फैज़याब ही नहीं हो सकते नेमतों से। क्योंकि ये ज़ियाउल हक़ की मार्शल के बाद जब 1985 में ये नॉन पार्टी बुनियाद पे इलेक्शन कराए तो उसने क्या स्लोगन दिया कि वो सफ़ेद पोस्ट सामने है। सफ़ेद पोस्ट में कौन आ गए? स्मगलर आ गए। है कि ये जमहूरियत जो है इसको आस्ता आस्ता आगे बढ़ना है, मगर इसके समरात उसी वक्त होंगे जब अवामी लोग जो है वो अपना असेंबलियों में आएंगे। अवामी लोग क्यों नहीं आते? क्योंकि पैसे की गेम है। पार्टियों में ये पहले तो जमहूरियत पार्टियों में लाए ना, वहां पर लोग जो अदारे बने और वो लोग आगे आए जो अवाम की सही नुमाइंदगी कर सकते हैं। अवाम की वो नुमाइंदगी कौन करते हैं? जो अवाम में से हो, जो ऊपर के तबके के कब्जा करके बैठे होते हैं, तो अवाम को तो नहीं मिलेगा ना। अवाम के हक की वो लेजिस्लेशन करेंगे, अवाम के हक पे ना वो अदारे बनाएंगे। क्यों नहीं लोकल बॉडी इलेक्शन बना रहे, क्यों नहीं कर रहे उनको? वो तो सारे जो है इनका क्या काम होता है? MP MNS का इनका काम होता है कानून बनाना, इनका काम लेजिस्लेशन करना। इनका काम ये नहीं होता कि गलियां पुख्ता कराने। ये आवाज उठानी चाहिए, पार्टियों में ये चीजें डिस्कस होनी चाहिए, फिर जाके आगे जाके ये होगा। वरना जो है इसी तरीके से ये काम चलता रहेगा जब तक अवाम जो है वो हिस्सा नहीं लेते। पार्टियों के जरिए इसमें सियासत में हिस्सा लें तो फिर आगे चल के होगा। ये चीजें हैं। इस तरीके से आप मेहनत करें, सब लोग उनको अवाम को शामिल करें, और अगर किसी पार्टी से तल्लक है तो वहां पर वो लोग जो अवाम की नुमाइंदगी कर सकते हैं उनको आगे लाना चाहिए ताकि वो असम्बलियों में जाए। वो फिर ही होगा ना। जी आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, लेकिन ये भी तो एक हकीकत है ना मीर साहब के एक पार्टी अगर एक आम आदमी को टिकट देती तो वो तो उसमें सख्त ही नहीं है कि वो इलेक्शन लड़ सके। नहीं ना, ये पार्टी सुने, इसका जवाब ये है कि पार्टी फंड इकट्ठा करे जाए, जमात इस्लामी करती है। जमात इस्लामी के जो बंदे तो नहीं पैसे खर्च करते, वो जमात खर्च करती है। वो जब इलेक्शन है ये पार्टी करे, पार्टी की जिम्मेदारी उसको इलेक्शन लड़ाना, सही बंदे को लाए, बाकी सारे फंड वो खर्च करे। यही तो मैं कह रहा हूँ कि इस तरीके से तंजीमी जो सूरत हाल होनी चाहिए पार्टियों की, अगर नहीं होगी तो नहीं होगी। जी आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन इलेक्शन को भी तो जो एक्सपेंसेस उनको सस्ता करना चाहिए, कम करना चाहिए, वो भी कम करने चाहिए एक्सपेंसेस। जी मैडम, अभी मियाँ साहब ने जिस तरह बताया है कि जो इलेक्शन में जो सही नुमाइंदे अवाम के वो नहीं आ पा रहे, जिसकी वजह से अवाम के मसाइल जो है वो हल नहीं हो रहे। तो आप भी इस सिलसिले में क्या समझती हैं कि क्या होना चाहिए कि जो अवाम के हकीकी नुमाइंदे जो है वो असम्बली में आए ताकि वो अवाम के जो मसाइल हैं उन पे बात कर सकें और अवाम के मसाइल हल हो सकें? जी बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। देखिए, अवाम के लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी ये होनी चाहिए कि जैसे इन्होंने कहा कि टिकट मिलती, पहली बात है तो टिकट मिलता ही नहीं। आप देखें कि ये इतने इजी काम रह ही नहीं गया, टिकट मिलता ही नहीं। अगर टिकट मिल जाए तो जितने करप्शन बनाने वाले लोग हैं उनके जो प्रोटोकॉल वाले वर्क होते हैं वो इतने एक्सपेंसिव होते हैं। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। MP MNS का वाकई में ये काम है कि वो अपनी ऐसी तश्कील लगाए कि जो उनके कानून साजी में कुछ लोग सिलेक्टेड हो जाए, उन्हें पता हो कि ये काबिल बच्चे हैं, ये टैलेंटेड पर्सन है, ये नीड रखते हैं इसकी, और इनके साथ जमहूरियत को स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। क्योंकि बात जमहूरियत की आ रही है तो जब आप देखें इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शंस में मेरा ख्याल है जब मैंने जितने भी इलेक्शन देखे ना, एक्स्ट्रा यानी कि खर्चे हो रहे हैं।
खाने पीने, ये वो मैंने नहीं देखा कि वो जमहूरियत के लिए हो रहा है। मैंने तो ये देखा इलेक्शन का फन बन गया, हर बंदा म्यूजिक लगा रहा है, डांस कर रहा है, हल्ले गुल्ले कर रहा है, पार्टीज बना रहा है। मतलब कि आप एक सिस्टम बनाएं। रिक्वेस्ट है कि हमारी गवर्नमेंट एक एग्ज़ाम बना दे, आप एक स्टडी दे दें, आप उस स्टडी को कहें कि जी आप कर लें और आप हमारे पास एग्ज़ाम देने हैं, वो खुद जज कर लेंगे कि ये इतनी हैसियत रखते हैं, जमहूरियत को चला सकता है, इसमें टैलेंट है, ये पढ़ा लिखा है। कि इसमें अगर पैसा नहीं है, उसके पास इतनी साख नहीं है कि वो अपने पैसे के बलबूते पे जा सके। अगर वो पैसा नहीं रखता, एक टैलेंट तो रखता है, क्योंकि पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया को चलाने के लिए टैलेंट की ज़रूरत है, एजुकेशन की ज़रूरत है, अच्छे अपने माहौल की ज़रूरत है, ना कि हम लोग अपने पैसे से बहुत सारे लोगों को इम्प्रेस करें, उनका टाइम वेस्ट करें, खुद को रात को सोने से पहले बहुत खुश करके सोएं कि हम जी इलेक्शन लड़ रहे हैं, पूरे गांव को या पूरे शहर को या पूरे सिटी को हम लोग घूम फिर के दिखाएं, गाड़ियाँ दिखाएं, नुमाइश करें। मेरा ख्याल में कि मैं जो समझती हूँ कि इंसानियत का हमारे अंदर एक पहलू होना चाहिए, और जिसके अंदर इंसानियत का पहलू मुझे लगता है कि इसको किसी भी पैसे वाली बात की ज़रूरत नहीं है। वो अपने टैलेंट से, अपनी चीज़ों से जमहूरियत को स्ट्रॉन्ग कर सकता है, लोगों को अपना गिरवी कर सकता है, लोगों के अपने माइल कर सकता है कि मैं ये काम कर सकता हूँ। समझती हूँ कि इसमें सबसे ज़रूरी तो ये है कि हमारी गवर्नमेंट, जैसे बाहर की कंट्री में बच्चा पैदा ही होते कुछ ना कुछ उसके हिस्से में कर दिया जाता है गवर्नमेंट सेक्टर से, तो हमारे भी कुछ ऐसे रूल्स बन जाए, हमारे लोग पूरी पाकिस्तानी आवाम के लिए जो नेशनलिटी बच्चे हैं जहाँ पैदा होते हैं, हर बच्चे के लिए 5 साल का कोई वजीफ़ा या 10 साल का वजीफ़ा जिसमें उसकी खुराक और उसका मेडिकल दे दे, क्योंकि एक बच्चा 10 साल का तो इतना खाता ही नहीं कि वो भर के खा ले तो पूरी दुनिया खत्म हो जाए। मेरे ख्याल में कि छोटी छोटी चीज़ें बांट लेनी चाहिए। तो जमहूरियत में ये लोग जो है ना, जो कल को हमें वोटिंग देते हैं, हमें वोट करते हैं, तो ये ऐसे हमारे साथ सपोर्ट करेंगे जैसे एक पिलर के साथ दूसरा पिलर खड़ा। अवाम के जो मसाइल हैं वो कैसे हल हो सकते हैं और किस तरह जो नुमाइंदे हैं वो जो राइट मैन जॉब बोले, क्योंकि जमहूरियत को स्ट्रॉन्ग करने का, जमहूरियत इकट्ठी करने का बात तो वही है ना, वो आपने बिल्कुल सही बताया। तो मियां साहब, आपसे आखिरी एक सवाल हम ये करना चाहेंगे अपने नाज़रीन की अवेयरनेस के लिए कि एक चीज़ देखने में ये आती है कि जब सियासी जमातें जो गवर्नमेंट बनाती हैं वो पूरी तैयारी में नहीं होती। ये है कि अगर वो सेहत का कोई वज़ीर है तो उन्होंने वो लगाया होता है जो एजुकेशन फील्ड का है, एजुकेशन वाले को सेहत में लगाया होता है, कोई एक जो मुआशी है, जो पेशेंट है, जो उसको डॉक्टर किसी को लगाया होता है। तो सर ये जो उसका फिर रिजल्ट ये होता है कि ये तमाम कोड ब्यूरोक्रेसी का हो जाता है और ब्यूरोक्रेसी अपनी मर्जी से चलाती है। तो इस सिलसिले को रोकने के लिए या बेहतर करने के लिए क्या आप तजवीज़ दे सकते हैं? आपने बहुत अच्छा सवाल किया। बात यह है कि इंग्लैंड में जहाँ जमहूरियत मैच्योर हो चुकी है, वहाँ पर जो पार्टियाँ होती हैं ना, वो पहले से तैयार करते हैं और उसको शैडो गवर्नमेंट कहते हैं। वो शैडो गवर्नमेंट इसलिए होती है ताकि अगर एक को हेल्थ का बढ़ाना है तो वो उसके मतलब जानता हो, उसको उसकी तैयारी करवाई जाती है। जो और कोई इकोनॉमिक कोई मतलब है तो वो उसको पता हो। हमारे यहाँ ये नहीं है। हमारे यहाँ एक नई टर्म आई है, उसको कहते हैं इलेक्टेबल। वो ढूंढते हैं, अब इलेक्टेबल ढूंढो। इलेक्टेबल कौन है? ये जिनके पास पैसे हैं। अब पैसे वालों को ढूंढोगे तो वोट को उनका क्या तल्लक है इस चीज से? इसका लुबे लुआब ये है कि ये जब जमहूरियत पार्टियों में आए, पार्टियों में अच्छे लोग आए, वो फिर पार्टियां जो है ना वो इसी तरीके से अपनी शैडो गवर्नमेंट बनाए, शैडो तैयार करें पहले, जिस तरीके से इंग्लैंड में होता है। तो फिर ये है जाके हम जो है बेहतरी आ सकती है। फिर अपना हर जो मिनिस्ट्री होगी फिर वो सही तरीके से डिलीवर करेगी, वरना नहीं कर सकती। जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि जी पार्टियों को इक़्तिदार में आने से पहले जो है वो अपनी तैयारी करनी चाहिए, शैडो कैबिनेट बनानी चाहिए और जिस फील्ड में का कोई बंदा है उसको उस फील्ड के लिए तैयार किया जाए, तो तभी ये मुल्क में तब्दीली आ सकती है और लोगों के मसाइल हल हो सकते हैं। तो मियाँ साहब, आखिर में आपसे हम ये कहेंगे कि आज के दिन के हवाले से कि ये जो आज हमने 5 जुलाई 1970 के जमहूरियत वार असरात का हवाले से जो आज की हमने डिस्कशन रखी है, तो आप हमारे नाज़रीन को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि जमहूरियत के इस्तेकाम के लिए जो बेहतर हो, वो आप हमारे नाज़रीन को बताएं।
जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए 2-3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एक तो एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, और दूसरा ये कि उनकी पार्टिसिपेशन जो है अदारों में बहुत ज़रूरी है, और सियासी पार्टियों में भी जो है वो पार्टिसिपेशन बकायदा सियासी। लिहाजा आवाम को ये चाहिए कि वो उनके मसाइल इसी सूरत में हल होंगे जब वो खुद बढ़ चढ़ कर जमहूरियत की मजबूती के लिए अपना रोल अदा करेंगे, और जमहूरी अदारों में अपने आप को वहाँ पर इंडक्ट करेंगे। लिहाजा आवाम को चाहिए, चाहे वो पार्टियों में अब किसी पार्टी से तल्लुक़ रखते हैं, वहाँ पर वो अपना पूरा हिस्सा लें, और वहाँ पर जाके जो है आवाम के मसाइल हल करने के लिए अपना उनको कहें। और इसी तरीके से वो जो गवर्नमेंटें बनेंगी तो वहाँ पर भी वही लोग जो है पढ़े लिखे लोग और वो लोग जो ईमानदार लोग जब आएंगे तो आवाम के मसाइल और सही तरीके से अदारे जब बनेंगे तो आवाम के मसाइल भी हल होंगे और मुल्क भी मजबूत होगा। मैडम, आपसे भी हम आखिर में ये जानना चाहेंगे कि आज के दिन के हवाले से आप कोई ऐसा मैसेज देना चाहें जिससे इस मुल्क में जो जमहूरी अदारे मजबूत हों और ऐसा कोई सिस्टम आए जिससे आवाम को रिलीफ मिल सके। सबसे पहले तो ये है कि 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक हेल्थ और एक एजुकेशन। हमारी हेल्थ के ऊपर भी बहुत ज़्यादा फोकस होना चाहिए। अभी पीछे जैसे कार्ड बन गए हैं हेल्थ के मुताबिक और लोगों को प्रोवाइड भी किए गए, लोग इसमें फ़ायदा भी ले रहे, और खान साहब ने ये बहुत चीज़ें दी हैं। इसी तरह एजुकेशन के भी प्लान में समझते कि कभी सुना था कि नई रोशनी एक स्कूल होता था जिसमें हर एज के जितने भी लोग होते थे वो जाते थे, इसमें बच्चे बूढ़े या ख़वातीन कोई एज लिमिट नहीं था। मैं चाहती कि हर इलाके में एक ऐसा स्कूल बन जाना चाहिए जिसमें हर लिमिट का हर इंसान अपनी एज को ख़त्म भी कर चुका, उसका दिल है कि मैं अभी भी पढ़ लूँ तो वो पढ़ने जा सकता है। अगर कुछ सीखना चाहता है तो उसे सीखने चाहिए। सियासतदान जो एक पॉलिटिकल इंसान है उसे चाहिए कि वो एक इंसानियत को सामने रखे और दूसरे इंसानों की हेल्प करने के लिए आगे कि मेरी वजह से कितने ही लोग, जैसे एक डिस्ट्रिक्ट का जो डिस्ट्रिक्ट लेवल से लोग होते हैं वो अपने डिस्ट्रिक्ट के तमाम लोगों की प्रॉब्लम्स होते हैं हल करते हैं। तो मैं समझती हूँ कि ऐसी मीटिंग्स वीकली रखें जिसमें हमारे न्यू यूथ के लोगों को इकट्ठा करें, उनको इस चीज़ के चैप्टर दें, उनको स्टडी पे लाएं कि हमें पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए क्या इक़दाम करने चाहिए, हमारा माइंड कैसा होना चाहिए, हमें कैसे कदम उठाना चाहिए। ये सारा जो मैसेज है ये एजुकेशन से रिलेटेड है। उधर अपने घर में अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, अपने बच्चों की जितनी भी पढ़ाई के लिए आप इसी वे से चलें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आज आपने डॉक्टर का तो बच्चा डॉक्टर बन जाए, कोई पायलट कह रहा है तो पायलट बन जाए। अपने बच्चे को समझें, अगर वो जिस तरह से ईजी पढ़ना चाहता है उसको पहले पढ़ाएं और घर में अपने बच्चों को ये बताएं कि मुल्क की हिफाजत करनी है। अगर मुल्क की हिफाजत हुई तो माशाल्लाह जैसा कभी भी इक़दाम नहीं होंगे, कभी भी पाकिस्तान में कभी माशाल्लाह नहीं लगेगा। और एक जमहूरियत में जिन लोगों को, हम जैसे लोगों को मौका मिलता है, आज हम यहाँ पे ईजी होकर बात कर रहे हैं, ये मेरा ख्याल है हमारी बहुत बड़ी खुशकिस्मती है। आप लोगों की भी हो सकती है, इसलिए हम लोग पढ़े लिखे हैं, आगे बहुत मेहनत की है, बहुत स्ट्रगल की है। आप बच्चों को भी ये बताएं कि पाकिस्तान हम सब का है, इसको संभालना, इसको समेट के रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। मियां बशीर साहब आपका और मैडम रीना चौधरी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप HRW न्यूज़ के प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। एक बार आपका बहुत शुक्रिया।